वेलकम टू द यूपीएससी एनवायरनमेंट समरी सीरीज। इस सीरीज में हम शंकर आईएएस से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। टुडेज टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी एंड रिलेटेड इश्यूज। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। What is biodiversity? ओके, लेट्स अनपैक दिस। बायोडाइवर्सिटी ये शब्द हम सुनते तो बहुत है, पर इसका असल मतलब क्या है? Especially जब हम यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। हाँ बिल्कुल। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी या जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, उसका मतलब है पृथ्वी पर जीवन की सारी वैरायटी, हर लेवल पर। ये सिर्फ मतलब अलग अलग जानवर या पौधे गिनना नहीं है। इसमें जीन्स की डाइवर्सिटी से लेकर पूरे इकोसिस्टम्स की डाइवर्सिटी शामिल है। इट्स लाइक द होल वेब ऑफ लाइफ एक तरह से। अच्छा, और इसे मेजर कैसे करते हैं? आपने कहा लेवल्स हैं, पर क्वांटिफिकेशन कैसे होता है? सोर्स में दो की कंपोनेंट्स दिए हैं, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। एग्जैक्टली। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज हैं। जैसे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हजारों तरह के कीड़े, पौधे, जानवर हो सकते हैं, तो ये हाई रिचनेस हुई। राइट। और दूसरा है स्पीशीज इवननेस। ये देखता है कि उन स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बैलेंस्ड है। मतलब क्या कुछ स्पीशीज ही डोमिनेंट है या सबकी पॉपुलेशन रिलेटिवली स्टेबल है। इवननेस अगर ज्यादा है तो मतलब इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ओके, समझा। रिचनेस मतलब टाइप्स, इवननेस मतलब बैलेंस। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सिर्फ स्पीशीज की गिनती नहीं है जैसा आपने कहा। सोर्स में 3 मेन टाइप्स बताए गए हैं, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये समझना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लगता है ना? एब्सोल्युटली। ये तीनों लेवल्स बहुत क्रूशियल हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये एक ही स्पीसीज के अंदर जीन्स की वैरायटी है। जैसे इंसानों में देखिए कितने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, या चावल की ही हजारों किस्में हैं। ये डाइवर्सिटी एडाप्टेशन और सर्वाइवल के लिए मतलब बहुत जरूरी है। बीमारियों या क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस से लड़ने की क्षमता इसी जेनेटिक वैरायटी से आती है। और स्पीशीज डाइवर्सिटी? स्पीशीज डाइवर्सिटी वही है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, किसी रीजन में स्पीशीज की रिचनेस और इवननेस दोनों। जनरली ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ घटती जाती है। जैसे वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ठीक है। और तीसरा लेवल है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सबसे ब्रॉड है। ये किसी रीजन में डिफरेंट हैबिटेट्स, इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की वैरायटी है। भारत इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ डेजर्ट्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट्स भी, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ये सब हाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखाते हैं। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है, विटेकर्स क्लासिफिकेशन। इसमें अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी की बात होती है। ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल लगते हैं, इनका कोर आइडिया क्या है? हाँ, ये डाइवर्सिटी को अलग अलग स्केल्स पर देखने का एक तरीका है। R.H. विटेकर ने दिया था। अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा है लोकल डाइवर्सिटी, मतलब किसी एक छोटे स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर, जैसे एक तालाब या जंगल के एक पैच में कितने स्पीशीज हैं। ये बस एक काउंट है उस जगह का। ओके, लोकल लेवल पर। हाँ, फिर है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा ये हैबिटेट्स के बीच की डाइवर्सिटी है। ये मापता है कि जब हम एक हैबिटेट से दूसरे में जाते हैं तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन कितना बदलता है। अगर बीटा डाइवर्सिटी हाई है तो इसका मतलब है कि हैबिटेट्स बहुत अलग अलग हैं अपने स्पीशीज कॉम्पोजिशन में। इसे स्पीशीज टर्नओवर भी कहते हैं। अच्छा, यानी हैबिटेट्स के बीच का डिफरेंस। हाँ बिल्कुल। और गामा डाइवर्सिटी है पूरे रीजन या लैंडस्केप की ओवरऑल डाइवर्सिटी। ये एक तरह से उस बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के सभी हैबिटेट्स की टोटल स्पीशीज रिचनेस है। सो अल्फा लोकल है, बीटा टर्नओवर है और गामा रीजनल टोटल डाइवर्सिटी है। टाइप्स ऑफ स्पीशीज। इकोसिस्टम्स में हर स्पीशी का अपना अपना रोल होता है। सोर्स में कुछ स्पेशल टाइप्स के स्पीशीज का जिक्र है, कीस्टोन, इंडिकेटर, एंडेमिक, इन्वेसिव, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला, फाउंडेशनल। इनमें से एग्जाम के लिए कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखा जाए तो ये सभी इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, पर हाँ, कीस्टोन, एंडेमिक और इन्वेसिव स्पीशीज पर क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं।
चलिए कीस्टोन स्पीशीज से शुरू करते हैं। इनका असर अपने इकोसिस्टम पर उनके साइज या नंबर के प्रोपोर्शन से कहीं ज्यादा होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट। मतलब कम संख्या में होकर भी बड़ा इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। अगर इन्हें हटा दें तो पूरा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर बदल सकता है या कोलैप्स भी हो सकता है। जैसे सी ऑटर्स हैं, वो सी अर्चिन्स को कंट्रोल करके केल्प फॉरेस्ट को बचाते हैं। वो कीस्टोन है। अच्छा, और इंडिकेटर स्पीशीज? इंडिकेटर स्पीशीज वो होते हैं जो इकोसिस्टम की हेल्थ का सिग्नल देते हैं। उनकी प्रेजेंस, एब्सेंस या कंडीशन बताती है कि एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे फ्रॉग्स पानी की क्वालिटी के अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन पर्मिएबल होती है। अगर फ्रॉग्स कम हो रहे हैं तो ये पानी या हवा में पोल्यूशन का संकेत हो सकता है। यूजफुल है ये तो। एंडेमिक स्पीशीज तो कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। डेफिनेटली। एंडेमिक स्पीशीज वो हैं जो जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं और नहीं। जैसे लायन टेल्ड मकाक सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, या न्यूजीलैंड का कीवी बर्ड वहीं का एंडेमिक है। ये स्पीशीज हैबिटेट लॉस के प्रति बहुत वल्नरेबल होते हैं क्योंकि इनका घर बहुत सीमित होता है। राइट। अब आते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज पर। ये तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये नॉन नेटिव स्पीशीज होते हैं जिन्हें किसी नए एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जानबूझकर या गलती से, और वहाँ पहुंचकर ये तेजी से फैलते हैं और नेटिव स्पीशीज को नुकसान पहुंचाते हैं, कंपटीशन करके, उनका शिकार करके या बीमारियां फैलाकर। भारत में कोई एग्जाम्पल? भारत में लांटाना कैमरा है, या वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, पार्थेनियम ग्रास, गाजर घास, ये सब इन्वेसिव स्पीशीज हैं जिन्होंने नेटिव फ्लोरा को काफी नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, अब फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्पीशीज, ये कंजर्वेशन कैंपेन्स में काफी सुने जाते हैं। इनमें क्या फर्क है? फ्लैगशिप स्पीशीज आमतौर पर कैरिस्मेटिक होते हैं, मतलब दिखने में आकर्षक या लोगों को पसंद आने वाले, जैसे जाइंट पैंडा या बंगाल टाइगर। इनका इस्तेमाल कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने और फंडिंग जुटाने में किया जाता है। ये एक तरह से एम्बेसडर होते हैं कंजर्वेशन के। और अम्ब्रेला स्पीशीज? अम्ब्रेला स्पीशीज वो होते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े एरिया और डाइवर्स हैबिटेट की ज़रूरत होती है, जैसे कि टाइगर या एलिफेंट। तो जब हम इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उस अम्ब्रेला के नीचे आने वाले कई दूसरे कम जाने पहचाने वाले स्पीशीज भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। So flagship is more about awareness, umbrella is about broader habitat protection, benefiting multiple species. Got it. Lastly, फाउंडेशनल स्पीशीज? फाउंडेशनल स्पीसीज वो हैं जो किसी इकोसिस्टम को बनाने या डिफाइन करने में फंडामेंटल रोल निभाते हैं। ये हैबिटेट क्रिएट या मॉडिफाई करते हैं, जैसे कोरल्स जो पूरे कोरल रीफ इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या बीवर्स जो डैम्स बनाकर वेटलैंड्स क्रिएट करते हैं। ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहलाते हैं। की रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स? कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हैं। पहला है एंडेमिज्म। ये तो एंडेमिक स्पीसीज से जुड़ा है, राइट? राइट। एंडेमिज्म वो इकोलॉजिकल स्टेट है जब कोई स्पीशीज किसी एक डिफाइंड ज्योग्राफिक लोकेशन, जैसे कोई आइलैंड, नेशन या हैबिटेट टाइप तक ही सीमित हो। जिन एरियाज में हाई एंडेमिज्म होता है, यानी बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज होते हैं, जैसे भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वो कंजर्वेशन के लिए हाई प्रायोरिटी होते हैं। एंडेमिज्म का ऑपोजिट होता है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां स्पीशीज दुनिया भर में पाए जाते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़ा है ना? ये टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत रेलेवेंट टर्म्स है। बायोप्रोस्पेक्टिंग है कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसोर्सेज की खोज में बायोडाइवर्सिटी की सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, जैसे कि जंगलों या समुद्रों में नए माइक्रोब्स या प्लांट्स खोजना जिनसे नई मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन सकें। ये लीगल और एथिकल तरीके से किया जा सकता है, प्रॉपर अग्रीमेंट्स के साथ। और बायोपायरेसी? बायोपायरेसी तब होती है जब यही एक्सप्लोरेशन अनएथिकल और इलीगल तरीके से हो, मतलब बायोडाइवर्स देशों, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज, से जेनेटिक रिसोर्सेज या उनसे जुड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे कि किसी पौधे का औषधीय उपयोग, का इस्तेमाल बिना उनकी परमिशन, बिना प्रॉपर कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट शेयरिंग के किया जाए। ये एक तरह से बायोलॉजिकल थेफ्ट है। इसे रोकने के लिए ही नगोया प्रोटोकॉल है। एग्जैक्टली। इसे रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) के तहत
नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, जो 2010 में अडॉप्ट हुआ और 2014 में लागू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से होने वाले बेनिफिट्स को रिसोर्स प्रोवाइड करने वाले देश या कम्युनिटी के साथ फेयर और इक्विटेबल तरीके से शेयर किया जाए। इंडिया जैसे मेगा डाइवर्स देशों के लिए ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स नेशन। अब भारत की बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करते हैं। इंडिया को एक मेगा डाइवर्स नेशन कहा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, UNAPWCM वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने दुनिया के 17 देशों को मेगा डाइवर्स नेशंस के रूप में आइडेंटिफाई किया है और भारत उनमें से एक प्रमुख देश है। इसका मतलब है कि इन देशों में एक्सेप्शनली हाई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, खासकर स्पीशीज रिचनेस और एंडेमिज्म। कुछ नंबर से इसे समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये 17 देश मिलकर पृथ्वी के सिर्फ लगभग 10% लैंड एरिया को कवर करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दुनिया की लगभग 70% टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन यहाँ दुनिया के 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज मिलते हैं। वाओ। हाँ, और यहाँ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन का 18% रहता है और देश का लगभग 24.62% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट और ट्री कवर के तहत है, ISFR 2021 के अनुसार। ये दिखाता है कि भारत कंजर्वेशन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ग्लोबली। इंडियाज बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। भारत की इतनी इमेंस डाइवर्सिटी को मैनेज और स्टडी करने के लिए क्लासिफाई कैसे किया गया है? सोर्स में बायोजियोग्राफिक जोन्स की बात है। हाँ, भारत को बायोजियोग्राफिकली क्लासिफाई करने के लिए एक हायरार्किकल सिस्टम फॉलो किया जाता है। इससे कंजर्वेशन प्लानिंग में मदद मिलती है। ब्रॉडेस्ट लेवल पर 2 रेम्स हैं, हिमालयन रीजन जो पेलियार्कटिक रेम का हिस्सा है और बाकी का सबकॉन्टिनेंट जो मलयन रेम का हिस्सा है। फिर आते हैं 5 बायोम्स: ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, वार्म डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट्स, कॉनिफरस फॉरेस्ट्स और अल्पाइन मेडोज। और जोन्स वो 10 है ना? हाँ, सबसे कॉमनली यूज्ड लेवल है बायोजियोग्राफिक जोन्स 10। ये UPSC प्रीलिम्स 2010 में पूछा भी गया था। ये हैं ट्रांस हिमालय, द हिमालय, द इंडियन डेजर्ट, द सेमी एरिड, द वेस्टर्न घाट्स, द डेक्कन पेनिनसुला, द गेंजेटिक प्लेन, द कोस्ट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। ये नाम याद रखने होंगे। इनका बेसिक आइडिया और लोकेशन मैप पर पता होना चाहिए। इन जोन्स को फर्दर 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है, जो और फाइनर इकोसिस्टम सब डिविजन्स है। स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म इन इंडिया। तो भारत में स्पीशीज रिचनेस और एंडेमिज्म की एक्चुअल स्थिति क्या है? नंबर्स क्या बताते हैं? रिचनेस के मामले में जैसा मैंने पहले कहा, भारत बहुत समृद्ध है। यहाँ लगभग 91,000 एनिमल स्पीशीज और करीब 45,500 प्लांट स्पीशीज रिकॉर्ड किए गए हैं। ये नंबर्स लगातार अपडेट होते रहते हैं नई डिस्कवरीज के साथ। और एंडेमिज्म? एंडेमिज्म का लेवल भी बहुत हाई है, जो भारत की यूनिक बायोलॉजिकल हेरिटेज को दिखाता है। स्पीशीज का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऐसा है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। जैसे लगभग 33% फ्लावरिंग प्लांट्स एंडेमिक हैं। एम्फीबियंस में तो ये फिगर बहुत हाई है, करीब 55.8%, रेप्टाइल्स में लगभग 45.8% और मैमल्स में करीब 12.6% स्पीशीज एंडेमिक हैं। ये नंबर्स वाकई इंप्रेसिव हैं और कंजर्वेशन की अर्जेंसी को भी हाईलाइट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये कॉन्सेप्ट तो कंजर्वेशन बायोलॉजी में बहुत सेंट्रल है। इनका क्राइटेरिया क्या है और भारत में कौन-कौन से हैं? बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट नॉर्मन मायर्स ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो रीजन्स हैं जो 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करते हैं। पहला, वहाँ कम से कम 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक होने चाहिए, यानी दुनिया के टोटल का 0.5%। और दूसरा, उस रीजन ने अपना कम से कम 70% ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट खो दिया हो, यानी वो सीवियरली थ्रेटन्ड हो। हाई बायोडाइवर्सिटी और हाई थ्रेट दोनों। एग्जैक्टली। ग्लोबली कंजर्वेशन इंटरनेशनल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज करता है। ये अर्थ के सिर्फ 2.5% लैंड सरफेस पर है, लेकिन दुनिया के आधे से ज्यादा प्लांट स्पीशीज और 43% बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। भारत में कौन से हैं? भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पड़ते हैं। पहला, हिमालय। इसमें एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन आता है।
दूसरा इंडो बर्मा, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, असम छोड़कर और अंडमान आइलैंड्स आते हैं। ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है जो कई देशों में फैला है। तीसरा संडालैंड, इसमें निकोबार आइलैंड्स आते हैं। ये भी इंडोनेशिया, मलेशिया आदि तक फैला है। चौथा वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स रीजन और श्रीलंका मिलकर एक हॉटस्पॉट है। ये चारों नाम और लोकेशंस एस्पिरेंट्स को जरूर पता होने चाहिए। हॉप स्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स के अलावा एक और टर्म है होप स्पॉट्स। ये क्या है? ये हॉटस्पॉट से अलग कैसे हैं? हाँ, होप स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट डॉक्टर सिल्विया एयरली की इनिशिएटिव मिशन ब्लू और IUCN ने मिलकर प्रमोट किया है। ये मरीन इकोसिस्टम्स पर फोकस करते हैं। होप स्पॉट्स वो स्पेशल प्लेसेस हैं जो ओशन के हेल्थ के लिए क्रिटिकल हैं। ये हाई बायोडाइवर्सिटी, यूनिक इकोसिस्टम्स, इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी रूट्स या स्पॉनिंग ग्राउंड्स वाले मरीन एरियाज हो सकते हैं। तो ये मरीन कंजर्वेशन के लिए है। प्राइमरीली यस, इनका एम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना और इन क्रिटिकल एरियाज के लिए सपोर्ट गैल्वेनाइज करना भी है। ये होप के स्पॉट्स हैं जहां एक्शन से पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। भारत में 2 होप स्पॉट्स डेजिग्नेट किए गए हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दोनों ही अपनी रिच कोरल रीफ बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द एक्सटेंट ऑफ द क्राइसिस। ओके, अब आते हैं डिस्कशन के शायद सबसे चिंताजनक हिस्से पर, बायोडाइवर्सिटी लॉस। सोर्स में IUCN रेड लिस्ट और 6th मास एक्सटिंक्शन का जिक्र है। ये संकट कितना बड़ा है? ये वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस का। ये पिछले 500 सालों में 784 डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज एक्सटिंक्शंस लिस्ट करता है, जिनमें डोडो, पैसेंजर पिजन, स्टेलर्स सी काऊ, जावन टाइगर जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, एक्चुअल नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है। एक्सटिंक्शन, साइंटिस्ट का मानना है कि हम अभी पृथ्वी के इतिहास के 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट से गुजर रहे हैं। पिछले 5 मास एक्सटिंक्शंस नेचुरल कॉजेस जैसे एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटी से हुए थे। लेकिन ये छठा एक्सटिंक्शन इवेंट प्राइमरीली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, और इसकी रफ्तार नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन रेट से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज मानी जा रही है। दैट्स अलार्मिंग। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, कई रिपोर्ट्स इस क्राइसिस की सिवियरिटी हाईलाइट करती हैं। IPBS इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2019, जिसे IPCC फॉर बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, ने एस्टिमेट किया कि दुनिया के अनुमानित 8 मिलियन स्पीशीज में से लगभग 1 मिलियन स्पीशीज पर आने वाले दशकों में एक्सटिंक्शन का खतरा है। 1 मिलियन स्पीशीज? यस। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि 40% एम्फीबियंस, करीब 33% रीफॉर्मिंग कॉरल्स और 1/3 से ज्यादा मरीन मैमल्स थ्रेटेंड हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पृथ्वी के लगभग आधे नेचुरल इकोसिस्टम्स गायब हो चुके हैं या सीवियरली डिग्रेड हो चुके हैं। और WWF के लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट? WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 ने भी शॉकिंग डेटा दिया। इसने 1970 से मॉनिटर्ड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में औसतन 69% डिक्लाइन दिखाया है। सबसे बुरा हाल फ्रेश वाटर स्पीशीज का है, जिनमें 83% एवरेज डिक्लाइन देखा गया है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रिपोर्ट बताती है कि 48% बर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन घट रही है और 8 में से 1 बर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पर है। ये आंकड़े वाकई सोबरिंग हैं। मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, द इविल क्वार्टेट। इस कैटास्ट्रोफिक लॉस के मुख्य कारण क्या है? सोर्स इन्हें इविल क्वार्टेट कहता है। ये क्या है? यस, ये टर्म बायोलॉजिस्ट जैरेड डायमंड ने पॉपुलराइज किया था। ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 सबसे बड़े डायरेक्ट ड्राइवर्स को डिस्क्राइब करता है। 1. हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ये सिंगल लार्जेस्ट कॉज है। इसमें जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड्स का ड्रेनेज, ग्रासलैंड्स को एग्रीकल्चर में बदलना, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, डैम्स शामिल हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है बड़े हैबिटेट्स का छोटे आइसोलेटेड पैचेस में बंट जाना, जिससे पॉपुलेशंस आइसोलेट हो जाती हैं, इनब्रीडिंग बढ़ती है और लोकल एक्सटिंक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा 2. ओवर एक्सप्लॉइटेशन।
इसका मतलब है स्पीशीज को उनके रिकवर होने की रेट से ज्यादा तेजी से हार्वेस्ट करना। इसमें ओवरफिशिंग, ओवर हंटिंग, पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जैसे हाथी दांत, राइनो हॉर्न, पैंगोलिन स्केल्स के लिए और अनसस्टेनेबल लॉगिंग शामिल हैं। बहुत सी स्पीशीज इसी वजह से एक्सटिंक्ट हुई या एंडेंजर्ड हैं। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। हाँ, 3 एलियन स्पीसीज इन्वेशंस। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, नॉन नेटिव स्पीसीज का इंट्रोडक्शन जो नेटिव बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा बन जाते हैं। ये नेटिव स्पीसीज से रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, उनका शिकार करते हैं, बीमारियां लाते हैं या हैबिटेट को बदल देते हैं। और चौथा 4 को एक्सटिंक्शंस। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होता है तो उस पर निर्भर रहने वाले दूसरे स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर कोई होस्ट प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस पर फीड करने वाला स्पेशलाइज्ड इंसेक्ट भी खत्म हो सकता है, या कोई पैरासाइट अपने स्पेसिफिक होस्ट के साथ एक्सटिंक्ट हो सकता है। ये चारों मिलकर बायोडायवर्सिटी पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। अदर सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स। ईविल कॉटेड के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस लॉस को ड्राइव कर रहे हैं? इनके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं जो अक्सर इन चारों के साथ मिलकर काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ ड्राइवर है। तापमान बढ़ रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। इससे हैबिटेट्स बदल रहे हैं, स्पीशीज को अपनी रेंज शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, फिनोलॉजी लाइक फ्लावरिंग टाइम डिसरप्ट हो रही है और कोरल ब्लीचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। पोल्यूशन का भी रोल होगा? डेफिनेटली। पोल्यूशन चाहे हो केमिकल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, लाइट पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन हो, सीधे तौर पर स्पीशीज को हार्म करता है और इकोसिस्टम्स को डिग्रेड करता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी एक सिग्निफिकेंट इशू है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। जैसे जैसे इंसान वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में एनक्रोच कर रहे हैं, इंसानों और जानवरों के बीच इंटरैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जिससे दोनों को नुकसान होता है। रिटेलिएटरी किलिंग ऑफ एनिमल्स भी होती है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओज के पोटेंशियल रिस्क्स को लेकर भी कंसर्न्स हैं। जैसे क्या जीएम क्रॉप से उगे पॉलन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को हार्म कर सकते हैं? क्या जीएम स्पीशीज वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ क्रॉस पॉलिनेट करके जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम कर सकते हैं या खुद इन्वेजिव बन सकते हैं? इन पर रिसर्च और डिबेट जारी है। Consequences of biodiversity loss. So what does this all mean? बायोडाइवर्सिटी लॉस के परिणाम क्या हो सकते हैं इंसानों और प्लैनेट के लिए? इसके परिणाम बहुत दूरगामी और गंभीर हैं। सबसे पहले तो थ्रेट टू इकोसिस्टम सर्विसेज। बायोडाइवर्सिटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर हमें मिलने वाली एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज टिकी हैं, जैसे पॉलिनेशन जिस पर हमारी 75% फूड क्रॉप्स निर्भर है, वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल फॉर्मेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये सब बायोडाइवर्सिटी घटने से डिसरप्ट होती हैं। फूड सिक्योरिटी पर भी असर पड़ेगा। एब्सोल्युटली। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। क्रॉप्स और लाइव स्टॉक में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने से वो पेस्ट्स, डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। वाइल्ड रिलेटिव्स का लॉस फ्यूचर क्रॉप इंप्रूवमेंट के ऑप्शंस कम करता है, फिशरीज कोलैप्स हो सकती हैं। जूनोटिक डिजीजेस का लिंक। यस, इंक्रीज जूनोटिक डिजीजेस। हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन से वाइल्ड लाइफ, लाइवस्टॉक और ह्यूमंस के बीच कांटेक्ट बढ़ता है, जिससे पैथोजेंस के स्पिलओवर का रिस्क बढ़ जाता है। कोविड-19, निपा, एबोला जैसे आउटब्रेक्स इसके उदाहरण हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस पब्लिक हेल्थ के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड इम्पैक्ट्स। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, टूरिज्म, ये सब बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर हैं। इनके डिक्लाइन से करोड़ों लोगों की इनकम और लाइवलीहुड्स अफेक्ट होती हैं, जिससे पॉवर्टी और माइग्रेशन बढ़ सकता है। और फ्यूचर पोटेंशियल? हाँ, लॉस ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। बहुत सी अनडिस्कवर्ड स्पीशीज में पोटेंशियल हो सकता है नई मेडिसिन्स, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स या जेनेटिक रिसोर्सेज का, जो फ्यूचर चैलेंजेस सॉल्व करने में मदद कर सकें। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब इस पोटेंशियल लाइब्रेरी ऑफ लाइफ को जला देना। एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स। 2 और कॉन्सेप्ट सोर्स में है, कलिंग और ट्रोफिक कैस्केड। इन्हें भी समझ लेते हैं। कलिंग का मतलब होता है जानवरों के सिलेक्टिव किलिंग, आमतौर पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए। जैसे कुछ देशों में डियर या कैंगरू की कलिंग होती है। भारत में भी वाइल्ड बोर
या नीलगाय को मारने की परमिशन दी गई है कुछ जगहों पर क्रॉप डैमेज रोकने के लिए। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल मेजर है। अगर इसे साइंटिफिकली मैनेज न किया जाए तो ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकता है और इकोसिस्टम बैलेंस बिगाड़ सकता है। और ट्रोफिक कैस्केड? ट्रोफिक कैस्केड एक इकोलॉजिकल फिनोमेना है। ये तब होता है जब फूड वेब में किसी की स्पीशी, खासकर टॉप प्रेडेटर, को हटाने या ऐड करने से फूड चेन के नीचे के लेवल्स पर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में वुल्स को रीइंट्रोड्यूस करने से एल्क की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, जिससे विलो और एस्पेन ट्रीज रिकवर हुए, जिससे बीवर्स वापस आए जिन्होंने डैम्स बनाए, जिनसे स्ट्रीम हाइड्रोलॉजी बदली। ये पूरा कैस्केड इफेक्ट था। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम्स कितने इंटरकनेक्टेड होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। चलिए अब सॉल्यूशंस और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। पहला अप्रोच है इन सिटू कंजर्वेशन। ये क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में ही कंजर्व करना, मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन। इसे जनरली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का सबसे आइडियल और इफेक्टिव तरीका माना जाता है, क्योंकि ये स्पीशीज को उनके एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेक्ट करता है। ये एक तरह से इन सिटू कंजर्वेशन का ट्रेडिशनल फॉर्म है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंडिया। हाँ, भारत में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क काफी एक्सटेंसिव है। सोर्स में प्रोटेक्शन के लेवल के हिसाब से एक क्रम दिया है: प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स। इनमें की डिफरेंसेस क्या हैं, स्पेशली सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स में? हाँ, प्रोटेक्शन लेवल का डिफरेंस है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डिफाइन होता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, प्राइमरीली किसी पर्टिकुलर एंडेंजर्ड स्पीशीज या हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनमें कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज और ट्रेडिशनल राइट्स जैसे ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन अलाउ हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। माइनिंग जनरली प्रोहिबिटेड है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के बाद। सैंक्चुरीज को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है, पर डाउनग्रेड नहीं। और नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन का लेवल हाईएस्ट होता है। इन्हें भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। एनपीज में जनरली कोई ह्यूमन राइट्स या प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होती। ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट मैनिपुलेशन पूरी तरह प्रोहिबिटेड होती हैं। बाउंड्रीज लीगली डिफाइंड और डीमार्केटेड होती हैं। यहाँ फोकस पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने पर होता है। टाइगर रिजर्व्स का क्या स्टेटस है? टाइगर रिजर्व्स लीगली या तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होते हैं या नेशनल पार्क। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत डेजिग्नेट किए जाते हैं और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा मॉनिटर्ड होते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, कोर बफर स्ट्रैटेजी के साथ। और बायोस्फीयर रिजर्व्स? ये यूनेस्को से जुड़े हैं। यस, बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेजिग्नेशंस हैं। हालांकि इन्हें नेशनल गवर्नमेंट द्वारा भी स्टैब्लिश किया जाता है। बीआरस बहुत बड़े एरियाज होते हैं जो टेरेस्ट्रियल, कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम्स या इनके कॉम्बिनेशन के कंजर्वेशन पर फोकस करते हैं। साथ ही सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये कोर बफर ट्रांजिशन जोन मॉडल फॉलो करते हैं। कोर एरिया स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जैसे रिसर्च, एजुकेशन, इको टूरिज्म अलाउ होती है। ट्रांजिशन जोन में सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, जहां लोकल कम्युनिटीज कंजर्वेशन में पार्टनर बनती हैं। ये सिविल स्ट्रेटेजी फॉर बायोस्फीयर रिजर्व से गाइडेड होते हैं। भारत में 18 नोटिफाइड बीआरस हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को मैप नेटवर्क में शामिल हैं। अदर कंजर्वेशन एरियाज? इनके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स भी हैं। ये क्या हैं और क्यों बनाए गए? हाँ, ये कैटेगरीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2022 अमेंडमेंट के बाद ऐड की गई। इनका एम है प्रोटेक्टेड एरियाज के नेटवर्क को और स्ट्रेंथन करना और लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करना। कंजर्वेशन रिजर्व्स स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा पीएज लाइक एनपी और डब्ल्यूएलएस से सटे हुए गवर्नमेंट ओन लैंड पर डिक्लेयर किए जाते हैं। ये कॉरिडोर्स या बफर जोन्स की तरह एक्ट करते हैं। इन्हें लोकल कम्युनिटीज से कंसल्टेशन के बाद घोषित किया जाता है। कम्युनिटी रिजर्व्स प्राइवेट या कम्युनिटी ओन लैंड पर डिक्लेयर किए जाते हैं, जहां कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी कंजर्वेशन के लिए वॉलंटियर करती है। यहाँ लोगों के ट्रेडिशनल राइट्स अफेक्ट नहीं होते। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। सीक्रेट ग्रोव्स का क्या सिग्निफिकेंस है? ये तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। बिल्कुल। सेक्रेड ग्रोव्स, जिन्हें देववन, देवराई आदि नामों से जाना जाता है, फॉरेस्ट के वो पैचेस हैं जिन्हें लोकल कम्युनिटीज रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स के आधार पर प्रोटेक्ट करती आई हैं सदियों से। यहाँ हंटिंग, लॉगिंग अक्सर मना होता है।
ये बायोडाइवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर्स होते हैं, खासकर रेयर और एंडेमिक स्पीशीज के लिए। एग्जाम्पल्स मेघालय की खासी एंड जेंटिया हिल्स में, राजस्थान के अरावलीज में, वेस्टर्न घाट्स में और देश के कई हिस्सों में मिलते हैं। ये ट्रेडिशनल इन सीटू कंजर्वेशन का बेहतरीन उदाहरण है। इको-सेंसिटिव जोन्स। ESZs यानी इको सेंसिटिव जोन्स का पर्पस क्या है? ये प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास होते हैं ना? हाँ, ESZs को प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के चारों ओर एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर्स या बफर जोन्स के रूप में एस्टैब्लिश किया जाता है। इनका मेन पर्पस है PAs पर ह्यूमन एक्टिविटीज के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना। इनका लीगल बेसिस क्या है? इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOE-FCC द्वारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस के तहत नोटिफाई किया जाता है। इनकी बाउंड्री कितनी होती है? बाउंड्री PAs के आसपास 10 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन ये एरिया स्पेसिफिक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक ऑर्डर में कहा था कि हर PA के चारों ओर मिनिमम 1 किलोमीटर का ESZ होना मैंडेटरी है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं साइट स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पर। इसमें एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट होती हैं? ESZs में एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। प्रोहिबिटेड, जैसे कमर्शियल माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। रेगुलेटेड, जैसे होटल कंस्ट्रक्शन, ट्री फेलिंग, रोड्स। और परमिटेड, जैसे ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज। एम होता है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज को रोकना और लो इम्पैक्ट सस्टेनेबल एक्टिविटीज को अलाउ करना। एक्स सिटू कंजर्वेशन। कॉन्जर्वेशन का दूसरा मेजर अप्रोच है एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन। ये क्या है और कब जरूरी होता है? एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन का मतलब है थ्रेटन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना, मतलब ऑफ साइट कॉन्जर्वेशन। ये अप्रोच तब जरूरी हो जाता है जब किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन वाइल्ड में इतनी कम हो गई हो कि वो सर्वाइव नहीं कर सकती, या उसका हैबिटेट इतना डिग्रेड हो गया हो कि रेस्टोरेशन पॉसिबल ना हो, या कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट लाइक डिजीज आउटब्रेक का खतरा हो। इसके मेथड्स क्या हैं? कई मेथड्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, जूज और बोटैनिकल गार्डन्स। ये सबसे कॉमन फॉर्म्स हैं। यहाँ थ्रेटन्ड स्पीशीज को रखा जाता है, उनका कैप्टिव ब्रीडिंग कराया जाता है और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाई जाती है। सफारी पार्क्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसे फ्रोजन जू भी कहते हैं। इसमें थ्रेटन स्पीशीज के गैमीट्स, स्पर्म, एग्स, एम्ब्रियोज या टिश्यूज को बहुत लो टेम्परेचर्स, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए स्टोर किया जाता है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्पफुल है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF एंड टिश्यू कल्चर। IVF टेक्निक से कैप्टिव ब्रीडिंग में मदद मिलती है। प्लांट टिश्यू कल्चर से रेयर या इंडेंजर्ड प्लांट्स को लार्ज नंबर्स में प्रोपगेट किया जा सकता है। सीड बैंक्स, इनमें प्लांट्स के सीड्स को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए रखा जाता है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व हो सके और फ्यूचर में रेस्टोरेशन के लिए यूज हो सके। इंडिया में ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, NPBGR, न्यू दिल्ली में नेशनल जीन बैंक एक की फैसिलिटी है जहां लाखों सीड एक्सेशंस प्रिजर्व किए गए हैं। स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है। Initiatives to preserve biodiversity on ground measures. बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव्स क्या ली जा रही हैं? सोर्स में इको ब्रिजेस और क्वारंटीन सेंटर्स का मेंशन है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। इको ब्रिजेस या वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाइल्ड लाइफ को रोड्स, हाईवेज, कैनाल्स या रेलवे लाइंस जैसी लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स को सेफली क्रॉस करने में मदद करते हैं। ये अंडरपासेस, ओवरपासेस, ग्रीन ब्रिजेस, कैनोपी ब्रिजेस फॉर आर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकीज, कल्वर्ट्स या एम्फीबियन टनल्स के रूप में हो सकते हैं, जैसे NH44 पर पेंच टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। इनका एम क्या है? मेन एम्स हैं रोड किल इंसिडेंट्स कम करना, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट घटाना और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन को मिटिगेट करके वाइल्ड लाइफ मूवमेंट और जेनेटिक एक्सचेंज फैसिलिटेट करना। हैबिटेट कनेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और क्वारंटीन सेंटर्स? क्वारंटीन सेंटर्स फॉर इन्वेजिव स्पीशीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस का हिस्सा हैं।
भारत में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज DPPQS, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है, इसे मैनेज करता है। इनका लीगल बेसिस पुराना डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट 1914 है, जिसे अब प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003 सप्लीमेंट करता है। फंक्शन ये है कि जो भी प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, सीड्स या इवन एनिमल्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उन्हें पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर इंस्पेक्ट किया जाए। देखा जाए कि उनमें कोई हार्मफुल पेस्ट्स, डिजीजेस या पोटेंशियली इन्वेजिव स्पीशीज तो नहीं है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फ्यूमिगेशन या ट्रीटमेंट किया जाता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट बायोलॉजिकल इन्वेजन्स थ्रू ट्रेड। घाट्स के प्रिजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स हुए हैं? वेस्टर्न घाट्स पर काफी फोकस रहा है। हाँ, वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हाई एंडेमिज्म के साथ। इसके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी डिबेट और पॉलिसी एफर्ट्स हुए हैं। माधव गाडगिल कमेटी 2011 ने पूरे वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने और स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन मेजर्स लागू करने की रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन इस पर स्टेट सहमत नहीं हुए, तो के कस्तूरीरंगन कमेटी 2013 बनाई गई। इसने एक डाइल्यूटेड वर्जन प्रपोज किया, जिसमें वेस्टर्न घाट्स के लगभग 37% एरिया 57,000 स्क्वायर किलोमीटर को ESA L1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन के तहत लाने की बात कही गई, जहां पोल्यूटिंग एक्टिविटीज बैन हो। इस पर भी फाइनल नोटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है, पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल प्रेशर्स के चलते। और ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स भी इंपॉर्टेंट हैं बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। हालांकि ये वेस्टर्न घाट्स जितने कंटिन्यूस नहीं हैं और फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा है। इन्हें डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, एनक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर्स जैसे थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। इनके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स उतने कोऑर्डिनेटेड और हाई प्रोफाइल नहीं रहे हैं जितने वेस्टर्न घाट्स के लिए, पर इनकी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज किया जा रहा है। हिस्टोरिक सिटीजन मूवमेंट्स? भारत में कंजर्वेशन एफर्ट्स में सिटीजन मूवमेंट्स का भी बड़ा योगदान रहा है। कुछ हिस्टोरिक मूवमेंट्स कौन से हैं? चिपको मूवमेंट तो बहुत फेमस है। बिल्कुल, सिटीजन मूवमेंट्स ने पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने और अवेयरनेस बढ़ाने में क्रूशियल रोल निभाया है। चिपको मूवमेंट 1973 सबसे आइकॉनिक है। ये उत्तराखंड, तब यूपी का हिस्सा था, के गढ़वाल हिमालयज में शुरू हुआ था, कमर्शियल लॉगिंग के खिलाफ। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जैसी फिगर्स ने किया। मेथड बहुत यूनिक था। लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपक जाते थे, हग करते थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके। ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का पावरफुल सिंबल बना। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। सरकार को कमर्शियल ग्रीन फेलिंग पर 15 साल का बैन लगाना पड़ा हिमालयन रीजन में। इसने फॉरेस्ट पॉलिसीज को पीपल सेंसिटिव बनाने की डायरेक्शन दी और कम्युनिटी राइट्स की बात उठाई। गौरा देवी ने रेनी विलेज में लीड किया था एक की प्रोटेस्ट, जहां महिलाओं ने लॉगर्स को रोक दिया था। और एपिको मूवमेंट? एपिको मूवमेंट 1983 कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स रीजन में चिपको मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर शुरू हुआ था। एपिको कन्नाडा में हग करने को कहते हैं। यहाँ भी फोकस कमर्शियल फेलिंग और मोनोकल्चर प्लांटेशंस के खिलाफ था। इसके अलावा एंटी तेहरी डैम प्रोटेस्ट भी सिग्निफिकेंट था, जिसका नेतृत्व भी सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, इकोलॉजिकल और सोशल डिस्प्लेसमेंट कंसर्न्स को लेकर। ये मूवमेंट्स दिखाते हैं कि ग्रास रूट्स लेवल पर लोग कंजर्वेशन के लिए कितने कमिटेड रहे हैं। ग्लोबल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। अब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए मुख्य ग्लोबल अग्रीमेंट्स कौन से हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बाउंड्रीज नहीं देखती। सबसे इंपॉर्टेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ये 1992 में रियो अर्थ समिट में साइन हुई थी और 1993 में लागू हुई। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1. Conservation of biological diversity. 2. Sustainable use of its components. 3. Fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources, access and benefit sharing. ABS आता है। ऑलमोस्ट सभी देश 196 पार्टीज इसके सदस्य हैं। इंडिया भी है। नोटेबली USA ने इसे साइन किया है पर रैटिफाई नहीं किया है। CBD के तहत और प्रोटोकॉल्स भी हैं। CBD के ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स हैं। एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000,
ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जीएमओज के सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और यूज पर फोकस करता है, खासकर ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट पर, ताकि बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ को पोटेंशियल रिस्क से बचाया जा सके। दूसरा, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग 2010। ये सीबीडी के तीसरे ऑब्जेक्टिव एबीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये जेनेटिक रिसोर्सेज एक्सेस करने और बेनिफिट्स शेयर करने के लिए रूल सेट करता है। एक और ट्रीटी है इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। हाँ, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे कॉमनली सी ट्रीटी कहा जाता है, ये 2004 में लागू हुई। ये स्पेसिफिकली प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पीजीएफआर पर फोकस करती है। इसका एम है पीजीएफआर का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज प्रमोट करना और उनसे होने वाले बेनिफिट्स की फेयर शेयरिंग इंश्योर करना, ताकि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी गारंटी हो सके। ये एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में काम करती है। ग्लोबल टारगेट्स एंड फ्रेमवर्क। ग्लोबल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी लॉस रोकने के लिए क्या टारगेट सेट किए गए हैं? पहले आईची टारगेट्स थे, अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है। हाँ, सीबीडी के तहत पार्टीज ने पहले स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-2020 अडॉप्ट किया था, जिसमें 20 आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे। इनका एम था 2020 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना। लेकिन 2020 में असेसमेंट हुआ तो पता चला कि ग्लोबली कोई भी टारगेट फुली अचीव नहीं हुआ, हालांकि कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई थी। तो अब नया फ्रेमवर्क क्या है? आईजी टारगेट्स एक्सपायर होने के बाद काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद दिसंबर 2022 में सीबीडी COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में होस्टेड कुनमिंग चाइना की प्रेसिडेंसी में नया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF अडॉप्ट किया गया। ये पोस्ट 2020 फ्रेमवर्क है। इसका ओवरआर्चिंग मिशन है टू टेक अर्जेंट एक्शन टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस टू पुट नेचर ऑन अ पाथ टू रिकवरी बाय 2030। इसके की गोल्स और टारगेट्स क्या हैं? 30x30 टारगेट काफी चर्चा में है। GBF में 4 गोल्स फॉर 2050 है, जैसे एक्सटिंक्शन रेट 10 गुना कम करना, इकोसिस्टम इंटेग्रिटी बढ़ाना, फेयर बेनिफिट शेयरिंग, और 23 एक्शन ओरिएंटेड टारगेट्स फॉर 2030 हैं। कुछ की टारगेट्स हैं। टारगेट 3 30-30 ensure that by 2030 at least 30% of terrestrial, inland water and coastal and marine areas are effectively conserved and managed through protected areas and other effective area-based conservation measures, OECMs. ये सबसे फेमस टारगेट है। Target 2. Ensure that by 2030 at least 30% of areas of degraded ecosystems are under effective restoration. Target 6. Reduce the introduction rate of invasive alien species by at least 50% by 2030. Target 18. Identify and phase out or reform subsidies harmful for biodiversity by at least $500 billion per year by 2030. Finance. Mobilize at least $200 billion per year by 2030 from all sources, domestic, international, public, private. इसके लिए एक नया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF एस्टैब्लिश करने की बात है GEF के तहत। ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लगते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स एंड पार्टनरशिप्स। फ्रेमवर्क्स और टारगेट्स के अलावा और कौन सी ग्लोबल इनिशिएटिव्स चल रही हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए? कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। बॉर्न चैलेंज एक ग्लोबल एफर्ट है जो 2011 में लॉन्च हुआ था। इसका गोल है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप्स को रेस्टोरेशन में लाना। यह वॉलंटरी प्लेजेस पर आधारित है। इंडिया का क्या प्लेज है इसमें? इंडिया ने इनिशियली 13 मिलियन हेक्टेयर्स प्लेज किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030 कर दिया गया है। बॉर्न चैलेंज फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन FLR अप्रोच को प्रमोट करता है। FLR सिर्फ ट्री प्लांटिंग नहीं है, बल्कि ये डिग्रेडेड लैंडस्केप्स में इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी रीगेन करने और ह्यूमन वेलबींग इंप्रूव करने का एक होलिस्टिक अप्रोच है। UN Decade on Ecosystem Restoration. यस, यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 को UN Decade on Ecosystem Restoration डिक्लेयर किया है। ये एक ग्लोबल रैलिंग क्राई है टू प्रिवेंट, हॉल्ट एंड रिवर्स द डेग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड।
इसका एम रेस्टोरेशन एफर्ट्स को मैसिवली स्केल अप करना है। फाइनेंस गैप ब्रिज करने के लिए कोई इनिशिएटिव? हाँ, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव BIOFI है, जिसे UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेज करता है। BIOFI कंट्रीज को मदद करता है उनके बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस नीड्स असेस करने में, फाइनेंस गैप्स आइडेंटिफाई करने में और नेशनल बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस प्लान्स डेवलप करने में, ताकि वो कंजर्वेशन गोल्स अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड फंडिंग मोबिलाइज कर सकें। इंडिया में बायोफाइन प्रोजेक्ट को नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA होस्ट कर रही है। फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर एन एस्पिरेंट? हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है और इसका लॉस कितना क्रिटिकल इशू है ग्लोबली और इंडिया के लिए। कंजर्वेशन एफर्ट्स लोकल कम्युनिटी एक्शन से लेकर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स तक फैले हुए हैं। एग्जाम्स के लिए ये सारे फैक्ट्स, फिगर्स, कन्वेंशंस, कमिटीज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये सब जानना जरूरी है, बट व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये सारी इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करने के बाद ये सोचना भी जरूरी है कि इस नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। पॉलिसीज बन रही हैं, टारगेट सेट हो रहे हैं, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये सब सिस्टमिक लेवल पर है। लेकिन क्या इंडिविजुअल लेवल पर किए गए चॉइसेस, जैसे हम क्या खरीदते हैं, कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, क्या हम लोकल कंजर्वेशन ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, क्या ये सब वास्तव में मायने रखते हैं इतने बड़े चैलेंज के सामने? या फिर फोकस सिर्फ सिस्टमिक चेंज लाने पर होना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। कहाँ है वो बैलेंस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव एक्शन के बीच बायोडाइवर्सिटी को बचाने की इस लड़ाई में? ये था आज का UPSC बुक शंकर IAS एनवायरनमेंट का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।